नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार हब में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे जियो प्लेटफॉर्म के बारे में और डिजिटल के इकोसिस्टम के बारे में। कंपनी के वैल्यूएशन और फाइनेंशियल देखेंगे, फिर ग्रोथ प्रोजेक्शन देखेंगे 2025 से 28 के बीच में, और क्या रीजन है इसके इतने हाई वैल्यूएशन का। कंपनी के आगे क्या रिस्क एंड चैलेंजेस है उसके बारे में जानेंगे, और इन सब चीजों का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा रिलायंस इंडस्ट्री पर, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करें जियो प्लेटफॉर्म। तो इंडिया का सबसे बड़ा टेलीकॉम नेटवर्क है, जिसके पास सबसे हाईएस्ट सब्सक्राइबर है, और ये जियो फाइबर का भी काम करता है, जो हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइड करता है और एग्रेसिवली एक्सपेंड कर रहा है इस सेगमेंट में। कंटेंट एंड इंटरटेनमेंट सेगमेंट में भी है, प्लेटफॉर्म लाइक जियो टीवी, जियो सिनेमा, और इसने अभी सबसे बड़ा एक्विजिशन किया है हॉटस्टार का। और ई कॉमर्स की बात करें तो जियो मार्ट है, जो कि फोकस कर रहा है कोई कॉमर्स पर। और फ्यूचर वर्टिकल्स की बात करें तो कंपनी एक्सपेंड करने जा रही है एआई में, क्लाउड बिजनेस में और एंटरप्राइज सोल्यूशन में। इसके लिए उसने पार्टनरशिप किया है मीटा के साथ 70-30 की। तो हम इसके कुछ वैल्यूएशन और फाइनेंशियल देखेंगे। तो आईपीओ इसका आएगा इंडियन मार्केट में, तो ये बहुत बड़ा इवेंट होगा, क्योंकि रिलायंस जियो की वैल्यूएशन की बात करें तो 150 बिलियन डॉलर की होगी, अप्रोक्स 12 लाख करोड़ रुपए की 2027 तक की पहुंच जाएगी। किस बेसिस पे कह रहे हैं ये हम लोग? इस बेस पे कह रहे हैं कि जियो और सॉरी फेसबुक और गूगल ने इन्वेस्ट किया था 2020 में, तो इसकी वैल्यूएशन थी 65 to 70 बिलियन डॉलर। वहां से इस कंपनी के सब्सक्राइबर्स और कंपनी की ग्रोथ और कंपनी के बहुत सारे सेगमेंट ओपन कर दिए। तो यहाँ पर ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि कंपनी की वैल्यूएशन अप्रोक्स डबल हो गई है, तो 150 बिलियन हो गई है। अब हम ग्रोथ प्रोजेक्शन की बात करें 2025 से 28 की, तो ये कि रेवेन्यू 18% सीएजीआर से ग्रोथ करेगा कंपनी का। पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, 20 to 22% सीएजीआर से ग्रोथ करेगा। नॉन कनेक्टिविटी सेगमेंट की बात करें तो 46 to 47% सीएजीआर से ग्रोथ करेगा। हाई वैल्यूएशन के रीजन क्या है इसमें? सबसे पहला ये है, टेलीकॉम सेक्टर्स में अब जो प्राइस वॉर चल रही थी टेलीकॉम कंपनीज के बीच में, वो खत्म हो चुकी है। सबके प्राइस अब स्टेबल हैं। दूसरी चीज ये है, एयरटेल और जियो ने लास्ट इसी ईयर अपना टैरिफ हाई किया था, मतलब कहें तो रिचार्ज के प्राइस बढ़ा दिए थे। अब वो फिर से सोच रहे हैं कि दिसंबर के एंड से पहले एक बार फिर से टैरिफ बढ़ा दिया जाए 10 से 20%। और वो उनका टारगेट ये है, जो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर है वो कम से कम 300 हो, अभी जबकि बहुत कम है। तो इससे इनकी प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होगी। पहला रीजन ये है। 5G, लगभग 95% प्रोपोर्शन अप्रोक्स 5G पर काम कर रही है, जो कि कंपनी के लिए मेन काम है। कंपनी का टेलीकॉम सेक्टर में ना रहना, मतलब उसमें तो काम करती है, और डिजिटल ऐप, कंटेंट, इंटरप्राइज टेक, इन सब में डाइवर्सिफाइड हो जाना, मतलब उनका बहुत बड़ा पोर्टफोलियो, किसी एक काम पर फोकस नहीं है इनका। इनोवेटिव पाइपलाइन, फिक्स वायरलेस ब्रॉडबैंड, 6G पेटेंट, पोटेंशियल ग्लोबल रीच। जैसे कि एयरटेल कंपनी है, वो बहुत सारे मल्टीपल देशों में काम करती है, ऐसे जियो के पास भी एक अपॉर्चुनिटी है कि वो बहुत सारे कंट्रीज में काम कर सकती है। और इसके पास 6G का पेटेंट है, और ब्रॉडबैंड का बहुत अच्छे बड़ा यूजर है, तो इसके लिए थोड़ा आसानी रहेगी। और रिस्क और चैलेंजेस की बात करें तो कंपटीशन में स्लो टैरिफ हाई एंड प्रॉफिटेबिलिटी। अगर जो बची हुई कंपनी है, बीएसएनएल हो गई, वोडाफोन हो गई, ये लोग फिर से एग्रेसिवली मार्केट पे अटैक करें, सस्ते प्लान निकाल दें और थोड़ा मार्केटिंग में करें, तो कंपटीशन क्रिएट हो सकता है। जो लोग ये लोग टैरिफ हाई कर रहे हैं, तो वहां पर इतनी जल्दी टैरिफ हाई नहीं करेंगे, तो इससे
ये इसका रिस्क है हाई कैपेक्स। 5G के लिए बहुत ज्यादा इनको कैपिटल एक्सपेंडिचर करना पड़ा। एआई टेक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपटीशन आने वाले समय में। स्टारलिंक जो कि एलन मस्क की कंपनी है, वो अगर आ जाती है तो कंपटीशन बढ़ जाएगा। दूसरा है रेगुलेटरी रिस्क इन डेटा प्राइवेसी एंड एआई पॉलिसी। अभी इंडिया में डेटा प्राइवेसी पर ज्यादा सख्त कानून नहीं है, ना ही कोई ज्यादा ही स्ट्रिक्ट पॉलिसी है एआई पर। तो अगर उस पे कुछ लॉ बनते हैं तो कंपनी पर थोड़ा सा इफेक्ट आ सकता है। ग्लोबल मार्केट फैक्टर्स, यूएस स्टॉक ट्रेंड, डॉलर वॉलेटिलिटी पर इफेक्ट। अगर यूएस ने कुछ कर दिया या फिर इंडियन मार्केट का मूड अच्छा नहीं हुआ तो जियो के आईपीओ पे नेगेटिव सेंटीमेंट होता है। कभी कभी होता नहीं है कि मार्केट बेरिश में होती है, अच्छे अच्छे आईपीओ भी उन्हें पूरा रुपया नहीं मिल जाता और वो लोग डिस्काउंट पे लिस्ट जाते हैं। तो अगर ऐसी कंडीशन रही तो मार्केट के लिए थोड़ा बुरा होगा। इम्पैक्ट ऑन रिलायंस। तो आईपीओ खुलने से ही होगा। रिलायंस के पास जियो का 66% का स्टेक है, वो अनलॉक हो जाएगा, उन्हें कुछ रिटर्न मिल जाएगा तो वो लोग भी एग्रेसिवली काम करेंगे। जियो प्लेटफॉर्म और रिलायंस रिटेल दोनों ग्रोथ ड्राइवर है ऑयल टू केमिकल के। इनका मतलब पोर्टफोलियो दिखाते हैं ऑयल से लेकर केमिकल तक की। और अगर इसका आईपीओ आता है तो अट्रैक्ट करेंगे ग्लोबल टेक इन्वेस्टर्स को। एक्सपेंड करने के लिए रिलायंस रिलायंस इन्वेस्टर्स को और वैल्यूएशन को अनलॉक होंगे। मतलब ये है कि अगर रिलायंस जियो का आईपीओ आएगा तो उसमें स्टेक रिलायंस इंडस्ट्री का है तो थोड़ा बहुत वो भी सेल आउट होगा तो उनको रुपया मिलेगा। तो अगर स्टेक सेल करेंगे तो वो रुपया अपना यूज कर सकते हैं और एक्सपेंड कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो को बढ़ा सकते हैं। और यह है कि बहुत सारे लोगों का जो कि जियो में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी अपॉर्चुनिटी खुल जाएगी, वो ग्लोबल हो, रिटेल इन्वेस्टर हो, कोई भी हो उनके लिए। तो ये सब था जियो प्लेटफॉर्म का, टेलीकॉम से डिजिटल प्लेटफॉर्म के सबके बारे में। और ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए, कोई भी बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्त सलाहकार से बात करें। और अगर आपको किसी स्टॉक के बारे में जानना है या उसके फाइनेंशियल टेक्निकल के बारे में तो आप उसका नाम हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। हम उसके बारे में जल्द से जल्द वीडियो बनाएंगे और आपको साथ शेयर करेंगे। थैंक यू।